नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज करो कि ये दो ब्लॉक कनेक्टेड है, ये 5 है और ये 10 है। 5 है और 10 है। यहाँ पे एक्ट कर रहा है 5 और यहाँ पे एक्ट कर रहा है टोटल एक साइड से जो है, एक साइड से एक्ट कर रहा है 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। तो फाइंड द रिएक्शन फोर्स। फाइंड द रिएक्शन फोर्स। हाँ बताओ, डाउट है किसी को? हैंड रेस किया किसी सर ये ने? 5 न्यूटन, सर ये 5 न्यूटन मास 5 का ऊपर एक्ट कर रहा है। हाँ और हाँ 5 kg के ऊपर दोनों साइड से फोर्सेस हैं। अभी दोनों साइड से फोर्सेस। सर एक डायरेक्शन में है ना? हाँ हाँ सेम थोड़ा डायरेक्शन में। डाउट। सेम डायरेक्शन में। हाँ सर। सर 30 न्यूटन होगा आंसर। फाइंड द रिएक्शन फोर्स। सर 30 न्यूटन। सोच के आंसर देना, गलत होने के चांसेस है। 1/3 हम्म 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। अच्छा ठीक है। हाँ और कोई आंसर भी? 10 न्यूटन है, एक है 30 न्यूटन और 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। हम्म, 30 30। ठीक है। 15। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेते हैं जो बेसिक अप्रोच हमारा क्या है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिक अप्रोच हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कॉमन एक्सेलेरेशन। तो कॉमन एक्सेलेरेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉमन एक्सेलेरेशन कितना होगा? कॉमन एक्सेलेरेशन हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 40, नेट फोर्स इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 15। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 15। A is equal to 40 plus 5, 45, 45 divided by 15, 45 divided by 15, तो A की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगी 3 की डायरेक्शन, 3 मीटर नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। अब रिएक्शन फोर्स, अगर हम रिएक्शन फोर्स फाइंड करते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स हमने डिनोट कर दिया R1 और यहाँ पे 5 और ये डायरेक्शन है 3। तो इक्वेशंस लिखेंगे 5 माइनस R1 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आएगी? R1 इज इक्वल टू 5 माइनस 15, मतलब क्या आ जाएगा? -10 न्यूटन। तो -10 न्यूटन का मतलब है कभी भी अगर हम लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आंसर माइनस आ रहा है, तो माइनस का मतलब है कि जो हमने फोर्स की डायरेक्शन एज्यूम किया है एक्चुअल में उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये जो है R1 का मैग्नीट्यूड 10 आना चाहिए और ये ऐसे एक्ट करना चाहिए। ऐसे ऐड करने का मतलब क्या है कि ये जो 10 kg का ब्लॉक है वो इस 5 kg के ब्लॉक को पुल करना चाहिए। बट क्या ये कभी भी पॉसिबल है कि दो ब्लॉक के बीच का जो रिएक्शन फोर्स है वो पुलिंग नेचर का हो? क्या हम एक ब्लॉक को यूज करके दूसरे ब्लॉक को पुल कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमेशा ये कांटेक्ट में रहेंगे तभी जो है इसको पुश कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे रिएक्शन फोर्स माइनस आ रहा है, मतलब 10 को हमें पुल करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि ये दोनों ब्लॉक्स कांटेक्ट में नहीं है। तो दोनों ब्लॉक्स अगर कांटेक्ट में नहीं है तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 की वैल्यू हो जाएगी 0, कि इनके बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है। और वो देख सकते हो कि इस ब्लॉक, इस मोमेंट पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। अगर इस ब्लॉक को सिर्फ देखेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 10, 10 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 4
और ये पीछे वाला जो ब्लॉक है, पीछे वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन है 1, तो ये वाला ब्लॉक जो है स्लोली एक्सेलेरेट कर रहा है और ये वाला ब्लॉक जो है फास्ट एक्सेलेरेशन है। तो फास्ट एक्सेलेरेशन है तो ये इसे इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट पे ही ये डिटैच हो जाएगा और इनके बीच का रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। सेम क्वेश्चन को हम रिपीट कर सकते हैं स्ट्रिंग से भी कनेक्ट करके। स्ट्रिंग से अगर हम कनेक्टेड मानेंगे कि यहाँ पे 5 और 10 है, ऐसे कनेक्टेड हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग से कनेक्टेड मानेंगे, यहाँ पे हम 40 लेंगे, यहाँ पे हम 5 लेंगे, ये 5 लेंगे, ये 10 लेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टेंशन की वैल्यू फिर से आएगी -10। -10 का मतलब है कि हमने इस डायरेक्शन में डिनोट किया है। एक्चुअल में स्ट्रिंग को क्या करना चाहिए, पुश करना चाहिए, जो कि क्या किसी स्ट्रिंग को यूज करके हम किसी ब्लॉक को पुश कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है और ये स्ट्रिंग क्या हो चुकी होगी, इस एक्चुअल में टेंशन क्या होगा, 0 होगा। तो कभी भी हम क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं लॉज ऑफ मोशन का और वहां पे हमारे टेंशन की वैल्यू और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम इमीडिएटली समझ जाएंगे कि इसका मतलब टेंशन और रिएक्शन फोर्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये है पॉइंट नंबर 3 कि अगर सॉल्व करने में तुम ये अप्रोच अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हो कहीं पे और वहां पे टेंशन और रिएक्शन फोर्स नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है वो 0 और वो दोनों कांटेक्ट में नहीं है। अब दूसरा हमारा एलिमेंट है, दूसरा एक सिस्टम है, वो है हैवी रोप का सिस्टम। हैवी रोप के सिस्टम में हैवी रोप का सिस्टम है, हैवी रोप में अभी तक जो भी हम स्ट्रिंग एज्यूम करते थे वो स्ट्रिंग क्या होती थी, मासलेस। जो भी स्ट्रिंग लेते थे वो होती थी मासलेस, उसका कोई भी मास नहीं होता था। बट अब रोप होगा तो रोप का कुछ मास होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से हमें फाइंड करना है, सिस्टम है और उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, ये ब्लॉक कनेक्टेड है और ये रोप है, इस रोप का मास है स्मॉल m और लेंथ है स्मॉल l और इसका मास भी है स्मॉल m। सपोज करो कि हमें टेंशन फाइंड करना है इसके मिड पॉइंट पे। टेंशन फाइंड करना है मिड पॉइंट पे तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को कट करेंगे वहां से। अब हैवी रोप में क्या चेंज होगा, हैवी रोप में रोप का जो मास है वो हम इंक्लूड करेंगे। तो अब इतने सिस्टम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से स्ट्रिंग का टेंशन ऐड कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा पोर्शन और ये हो जाएगा स्ट्रिंग का टेंशन T और ये हो जाएगा सिस्टम का मास। सिस्टम का मास कितना होगा कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है L/2, तो इतने पोर्शन का रोप का मास हमने मान लिया है M1। तो ये M1 कैसे फाइंड करेंगे, ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है कि मास पर यूनिट लेंथ मतलब M/L इंटू लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू L/2। तो ये मास क्या हो जाएगा, M/2, मतलब इतने पोर्शन का मास क्या है, M/2 और ये ब्लॉक का मास क्या है, M। तो टोटल जो mg ऐड करेगा वो क्या होगा, मास ऑफ द सिस्टम m प्लस M/2 इंटू जी। तो यहाँ से जो टेंशन हो जाएगी T इज इक्वल टू 3mg/2। तो टेंशन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 3mg/2। तो एक सिस्टम हमारा ऐसा होगा जहाँ पे कि हमें टेंशन फाइंड करना है, तो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि रोप का भी मास इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। अब अच्छा एक चीज और, इसमें जो कनेक्टेड मोशन के क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं सेम उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे ऐसा मान सकते हैं कि ये है, यहाँ से ऐड कर रहा है कुछ फोर्स ऐड कर रहा है, मान लिया F, यहाँ से ऐड कर रहा है, यहाँ मान लेते हैं कि ये है 2F, यहाँ पे है F। इस रोप का मास M है, लेंथ L है। हमें फाइंड करना है फाइंड द टेंशन एट मिड पॉइंट। क्या कोई और भी पॉइंट हो सकता है, मिड पॉइंट ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा इजी रहे। तो मिड पॉइंट पे हमें फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये ऐसे कनेक्टेड है, एक ब्लॉक ही कांटेक्ट में है, दूसरा ब्लॉक ही कांटेक्ट में। मास क्या है, इसका मास इतने पोर्शन का मास L/2 का मास हो जाएगा M/2 और यहाँ का मास हो जाएगा M/2। तो क्या सेम अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं जो कि कांटेक्ट मोशन इन कनेक्टेड मोशन में फाइंड किया था, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्या करते हैं उसमें, कॉमन एक्सेलेरेशन। कॉमन एक्सेलेरेशन इज व्हाट, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2F/m। तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा F/m। अब हम यहाँ पे तो कोई भी डायरेक्शन से इक्वेशन लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से हम टेंशन T डिनोट कर देंगे और यहाँ से जो F डिनोट कर देंगे और इसका मास हो जाएगा M/2, इसका मास हो जाएगा M/2, इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा F/m।
एफ बाई एम। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, मतलब टी माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा एफ बाई टू। तो टी की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, एफ प्लस एफ बाई टू, ये हो जाएगा 3f/2। तो ये आ गई टेंशन। तो सेम हमारा हैवी रोप, सेम उसी कनेक्टेड मोशन टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिस्टम था। एक और सिस्टम है जो कि कॉमन हमारा आता है, वो है पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम, तो पुली ब्लॉक सिस्टम के लिए भी सेम अप्रोच यूज करना है। जैसे मान लो हम यहाँ पे पुली ब्लॉक सिस्टम लेते हैं। अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार बताओ यार, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक हमने क्या देखा कि एफ बी डी फोर्सेस, फोर्स, फोर्स के बाद थोड़ा सा एफ बी डी कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर उसके बाद इम्पल्स, इम्पल्स के बाद एक्सेलेटेड केसेस, एक्सेलेटेड और इक्विलिब्रियम। दोनों में डिफरेंस क्या है कि नेट फोर्स जीरो है एक में नेट फोर्स जीरो नहीं है, इक्विलिब्रियम। इस एक्सेलेटेड केस में हमने कनेक्टेड मोशन पढ़ा। कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड मोशन में क्या था, ब्लॉक्स अगर कॉन्टेक्ट्स में हो रहे थे या फिर ब्लॉक अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड थे। और दूसरा सिस्टम पढ़ा हमने हैवी रोप का। तीसरा सिस्टम हम पढ़ेंगे पुली ब्लॉक का। इतना अभी तक हमने कवर किया। तो पुली ब्लॉक सिस्टम है, तो ये हमारा पुली ब्लॉक सिस्टम है। ये ब्लॉक कनेक्टेड है। सपोज करो कि इसके मास को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। इसके मास को एज्यूम कर लेते हैं कि ये 5, ये 10, ये 10 है, ये 5 है। तो इसमें हमें कैलकुलेशन करना होता है कि अब इसमें पुली स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग होती है आइडियल। आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है, एक तो आइडियल स्ट्रिंग जो है वो मासलेस होती है। दूसरा आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है, इनएक्सटेंसिबल होती है। आइडियल होती है और इनएक्सटेंसिबल होती है। पुली क्या होती है, पुली जो है वो जनरली अभी तक हम कंसिडर करेंगे कि ये मासलेस होता है, और इसके साथ ही साथ क्या होता है, ये फ्रिक्शनलेस भी होता है। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ये दोनों होता है। तो आइडियल, आइडियल पुली का मतलब मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। तो अब इसको भी हम उसी अप्रोच से फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम कैलकुलेट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, व्हाट इज द टेंशन। दो ब्लॉक कनेक्टेड हो सकते हैं, तीन ब्लॉक कनेक्टेड हो सकते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट है सेम। कैसे करते हैं कि यहाँ से टेंशन, अब सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो जो स्ट्रिंग होगी एक ही स्ट्रिंग होगी, तो उस सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगी। स्ट्रिंग अगर कहीं पे चेंज होती है, बीच में कोई ब्लॉक कनेक्टेड हो जाता है, तो उसके टेंशन डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके टेंशन को हम डिफरेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे टेंशन सेम है, तो यहाँ से टेंशन टी ऐसे डिनोट कर देंगे, टेंशन टी। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी। जी की वैल्यू 100, जी की वैल्यू 10 लेंगे, जब तक की क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। तो 10 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर हम इसका एक एक्सेलेरेशन एज्यूम करेंगे। एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, हमें एडवांस में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आता है तो हमारी एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है। एक्सेलेरेशन नेगेटिव आता है तो हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो ये मान लिया कि एक्सेलेरेशन है इसका डाउनवर्ड, अपोजिट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो देख पा रहे हो कि ये 10 और 5 है, तो हम इसका एक्सेलेरेशन मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। अब जो डायरेक्शन एज्यूम करेंगे वैसे ही इक्वेशन लिखेंगे। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा कि 50 माइनस टी, 50 माइनस टी इसके लिए 5 kg के लिए 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू ए, और इस 10 kg के लिए टी माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ये दो इक्वेशंस लेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 50 डिवाइडेड बाई 15, या ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 3। अब ये माइनस है मतलब हमारी एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है, तो मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसको हमने ऐसे सॉल्व किया। अब इसका जो डायरेक्ट है सेम उसी नेट पुलिंग फोर्स से, कॉमन एक्सलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। अब तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से इसको हम स्लाइटली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को ऐसे स्ट्रेट करके सोच सकते हैं। यहाँ से ये 10 kg है, यहाँ से ये 5 kg है, तो इधर से ऐड कर रहा है 100, इधर से ऐड कर रहा है 50। तो इसका नेट एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलेरेशन हम फाइंड कर लेंगे। नेट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स
नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, और ये नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 15, तो हो जाएगा 50/15, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। टेंशन फाइंड करना है तो कहीं से भी ये फ्री बॉडी डायग्राम यूज कर लेंगे किसी भी ब्लॉक का, कि ये एक्सेलेरेशन इधर से है तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि t माइनस 50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो किया है 10/3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 50/3, तो ये हो जाएगा 200/3, तो t 100/3 हो जाएगा न्यूटन इसका टेंशन। तो इस तरीके से जो है पुली ब्लॉक सिस्टम में भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? किसी कोई डाउट? अब नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है स्प्रिंग बैलेंस एंड वेइंग मशीन, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सर पुल्ले के जो स्ट्रिंग है वो उसका अगर कुछ मास होता तो क्या हाँ अलग तरह के कुछ सॉल्यूशन? हाँ, अगर पुली के स्ट्रिंग का मास होगा, अगर मास होगा तो फिर हमें टेंशन फाइंड करने के लिए उसके मास को भी इंक्लूड करना होता है, जैसे कि हम हैवी रोप में कर रहे थे। बट उस क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे, जैसे मान लो ये अपवर्ड जा रहा है तो इस साइड की लेंथ इंक्रीज होने लगेगी। तो इस सिस्टम का जो हम ये सिस्टम लेंगे, क्या ये समझ पा रहे हो कि इसका मास वेरिएबल हो जाएगा? अभी हम इस साइड का सिस्टम ले रहे हैं तो इसका मास नेग्लेजिबल है, ब्लॉक का मास कांस्टेंट है। यहाँ पे ले रहे हैं तो इस सिस्टम का ब्लॉक का मास कांस्टेंट है। अब अगर ये स्ट्रिंग का भी मास होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इस सेंस में, क्योंकि इसका मास वेरिएबल हो जाएगा। तब हम किसी इंस्टेंट पे बता सकते हैं उसका टेंशन वगैरह, कि इसी मोमेंट पे बताओ क्या टेंशन है, किसी नेक्स्ट मोमेंट पे बताओ क्या टेंशन है। ठीक है, जी सर। और कोई डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस एंड वेइंग मशीन कवर करेंगे। जैसे स्प्रिंग बैलेंस एंड वेइंग मशीन, ये दूसरे टाइप के हमारे डिवाइस हैं। स्प्रिंग बैलेंस एंड वेइंग मशीन, ये दो टाइप के डिवाइस है, दोनों सेम टाइप के ऑपरेट करते हैं। तो पहला कंफ्यूजन इसमें होता है कि स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन क्या मेजर करते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन जो है ऐसा होता है कि ये वेट मेजर करते हैं, जो कि गलत है। ये कभी भी वेट मेजर नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम, जैसे कि हम मान लो कि यहाँ से हम स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं, कोई भी स्प्रिंग बैलेंस है, इससे ब्लॉक ये कनेक्टेड है, ये ब्लॉक कनेक्टेड है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसमें कि ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो है ये इसकी स्केल है, और यहाँ से ये ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक कनेक्टेड है। तो अभी क्या है कि ये स्प्रिंग से कनेक्टेड ये ब्लॉक है, तो ये हम इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वही मेजर करेगा ये स्प्रिंग बैलेंस। इस स्प्रिंग में जो टेंशन होगी, कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये है टेंशन और ये है mg। तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस जो मेजर करता है वो क्या मेजर करता है, इस स्ट्रिंग की टेंशन, मतलब इस टेंशन की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर ये स्प्रिंग बैलेंस इक्विलिब्रियम में है तो दिस टेंशन इज इक्वल टू mg। बट ऐसा सिचुएशन सोचो जहां पे कि ये स्प्रिंग बैलेंस किसी लिफ्ट में है, और वो लिफ्ट जो है एक्सीलरेटेड है अपवर्ड डायरेक्शन में a से। तो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड है a से, यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में a से एक्सीलरेटेड है, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी t माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए। तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस ma। तो क्या ये अभी वेट बता रहा है? नहीं, ये वेट के अलावा एक एक्स्ट्रा टर्म बता रहा है। तो क्या स्प्रिंग बैलेंस हमेशा वेट मेजर करता है? नहीं, कभी कभी मेजर करता है। हमेशा वो क्या मेजर करता है, हमेशा वो मेजर करता है स्प्रिंग का टेंशन। सिमिलरली अगर हम वेइंग मशीन देखेंगे तो वेइंग मशीन पे कोई पर्सन यहाँ पे है, तो ये पर्सन का वेट नहीं मेजर कर रहा है,
वेइंग मशीन पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पर्सन के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा और इस वेइंग मशीन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा। पर्सन के लिए देखेंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये हो जाएगा उसका mg। तो ये हो गया पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम। ये वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? वेइंग मशीन मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो है हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। अब अगर वही चीज़ है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो n इज इक्वल टू हम mg लिख सकते हैं, बट अगर ये एक्सेलेटेड है, किसी लिफ्ट में है, तो उस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इज इक्वल टू mg प्लस ma। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट जो है याद रखोगे। स्प्रिंग बैलेंस एंड वेइंग मशीन मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन। मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन। तो हमेशा हमें फाइंड करना है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो हम उसमें क्या फाइंड करेंगे? हमेशा हम फाइंड करेंगे कि कितना टेंशन है स्ट्रिंग में या फिर क्या नॉर्मल रिएक्शन है। ये दो चीज़ें हम फाइंड करेंगे। तो ये वेइंग मशीन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद ये स्प्रिंग के क्वेश्चंस हैं जिसमें कि फोर्स बैलेंस के साथ आंसर कर सकते हो। हम कुछ इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को देखते हैं, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किया। एक पॉइंट और बता दूंगा, फिर हम लोग असाइनमेंट को तरफ मूव करेंगे। असाइनमेंट आई थिंक सबको मिल जाएगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स इज व्हाट? इट इज अ करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कैसा? कि जैसे मान लो कि दो है, थोड़ा सा बस थोड़ी देर अटेंटिव रहना है और कोई डाउट हो तो इमीडिएटली पूछना है। सपोज करो कि दो ब्लॉक, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 5 kg और ये एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलेरेशन मान लिया कि है 2। यहाँ पे दो ऑब्जर्वर है और ये ग्राउंड पे है ऑब्जर्वर O1 एंड O2। O1 एंड O2 दोनों को फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने आता है। तो ये जो है क्या इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन क्या है? ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या है? ये तो हमेशा रेस्ट में देखेगा। तो ऑब्जर्वर 1 ने एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जिसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ O1। इसने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया n और ये क्या है 50। सेम फ्री बॉडी डायग्राम इसने भी ड्रॉ किया O2 ने, नॉर्मल रिएक्शन और 50, बट O2 के लिए एक्सेलेरेशन क्या है 2। तो ऑब्जर्वर 1 ने इक्वेशन लिखा, लॉज ऑफ मोशन इसने पढ़ा हुआ है, इक्वेशन लिखा n इज इक्वल टू 50 बता दिया। ऑब्जर्वर 2 क्या बताएगा? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो यहाँ से n इज इक्वल टू n माइनस 50 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू हो जाएगी 60। तो एक ही फोर्स की दो वैल्यूज क्यों? एक ही फोर्स की दो वैल्यूज नहीं है, तो इसमें कोई ना कोई तो गलत होगा। कौन सा गलत है? इसमें जो है ऑब्जर्वर 1 गलत है। ऑब्जर्वर 1 गलत क्यों है? क्योंकि जो लॉज ऑफ मोशन है, दैट लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है? इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अनएक्सेलरेटेड फ्रेम, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, या तो वो रेस्ट भी हो सकता है, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, वही हम बोलेंगे इनर्शियल। उसके अलावा कौन सा फ्रेम होता है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम की क्या प्रॉपर्टी होती है? कि वो एक्सेलरेटेड होता है, या हम बोल सकते हैं रोटेटिंग होता है। क्या रोटेटिंग नॉन इनर्शियल क्यों है? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा तो उसके पास अगर पड़े होगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंटर की तरफ वो एक्सेलरेटेड होता है। तो कोई भी रोटेटिंग फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम हमेशा क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, तो इसलिए जो है यहाँ से लॉज ऑफ मोशन इसमें वैलिड नहीं है। तो अगर हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन को वैलिड मानना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करना होगा, और दैट स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। कि जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन है, माइनस क्या बता रहा है? जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये स्यूडो फोर्स होगा। तो अब अगर ये इसको पता चल गया कि मैंने स्यूडो फोर्स नहीं लगाया था, मेरी मिस्टेक ये थी, तो ये स्यूडो फोर्स अप्लाई करेगा किधर? अपने एक्सेलरेशन के अपोजिट। मतलब ये जा रहा है अपवर्ड, फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड। कितना अप्लाई करेगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम।
तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, तो ये डाउनवर्ड डिनोट करेगा स्यूडो फोर्स 10, यहाँ पे भी है स्यूडो फोर्स 10। तो अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स इज व्हाट, स्यूडो फोर्स इज अ करेक्शन फैक्टर, pseudo force is a correction factor which is applied on the object, and its magnitude is mass of the object into acceleration of the frame or direction opposite to the acceleration of the frame. हाँ बताओ भाई, किसी को डाउट इसमें, यहाँ तक में किसी को डाउट? सर बताओ। सर समझ में नहीं आया, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। कनेक्शन लॉस्ट हो गया था? अच्छा, कहाँ से कनेक्शन लॉस्ट हुआ था, कितना? कुछ नहीं। स्यूडो फोर्स जो स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, स्यूडो फोर्स देखो, स्यूडो फोर्स क्या है कि एक करेक्शन फैक्टर है। इसमें मैंने एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसने जो है, इसने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, एक ब्लॉक है वो लिफ्ट के अंदर प्लेस्ड है और हमने उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, तो इसने नॉर्मल रिएक्शन डिनोट किया और 55 kg मास है तो 50 जो है mg डिनोट किया। यहाँ पे जो है नॉर्मल रिएक्शन और 50 डिनोट किया, बट इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन क्या है, इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन 0 है, इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन क्या है, इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन अपवर्ड है। तो इसने इक्वेशन अप्लाई किया, n इज इक्वल टू n माइनस 50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो n की वैल्यू हो गई 60 और इसने सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई 50। अब ये 50 क्यों, ये 50 एरर है क्योंकि लॉज ऑफ मोशन जो वैलिड है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है अनएक्सेलरेटेड फ्रेम, मतलब जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, जैसे कि ये है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम जैसा कि ये है या फिर रोटेटिंग फ्रेम, ये दोनों जो है नॉन इनर्शियल की कैटेगरी में होंगे। तो अब ऐसे फ्रेम से हम एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं, वो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमें अप्लाई करना है इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम, और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम। तो अब इसको पता है कि ये नॉन इनर्शियल है, तो इसको एक अप्लाई करना है स्यूडो फोर्स, किस डायरेक्शन में, ये जा रहा है अपवर्ड, तो ये अप्लाई करेगा डाउनवर्ड में। कितना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम 2, तो ये इसने स्यूडो फोर्स अप्लाई कर दिया। और यहाँ से जो है 50 तो इसको पता ही था, यहाँ से ये नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 प्लस 10 ये हो जाएगा 60। तो दोनों के आंसर जो है सेम हो जाएंगी, इनर्शियल से जितना आएगा उतना ही नॉन इनर्शियल से भी आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस, ये असाइनमेंट जो है सबके पास होंगे, तो इस असाइनमेंट के क्वेश्चंस कुछ अभी डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, और बाकी जो है कुछ सॉल्व करोगे और उसमें जो डाउट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कि सिंपल जो कि अप्लाई किए हैं, इसका आंसर कोई बता पाएगा? 27, 3 masses 2, 3, 5 connected with a light string and are then placed on the frictionless surface as shown in the figure. The system is pulled by the force 10 Newton, then tension T1, यहाँ का टेंशन जल्दी बताओ, T1 T2 दोनों ही बता दो। T1 3 8 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा 8। कॉमन एक्सेलेरेशन 10/10 हो जाएगा 1, और टेंशन जो है नेट पूरे सिस्टम कितने को पुल कर रहा है, तो ये है 8 kg को, यहाँ का T1 जो है पुल कर रहा है, तो 1 इंटू 8, ये हो जाएगा आंसर। सिमिलरली जैसे इम्पल्स के ऊपर बताया, इम्पल्स है ये बॉडी ऑफ मास 2 kg, इनिशियली स्पीड 5, फोर्स एक्ट्स इन द सेम टाइम, फोर्स टाइम ग्राफ इज शोन। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी बताओ, फोर्स टाइम ग्राफ फॉर द सम टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमें क्या अप्लाई करना है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, J इज इक्वल डेल्टा P,
तो जे क्या होगा, दिस इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, ये एरिया, ये टोटल एरिया कितना होगा, ये एरिया दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस रेक्टेंगल 2 इंटू 4 प्लस पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम, तो हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 4 प्लस 2.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 0.5 का मतलब हो जाएगा 1/2 और प्लस इसका, तो 4.6 से 4.5 से लेके 6.5 मतलब 2 और 2.5, तो 2 इंटू 2.5, हाँ तो ये कितना आ जाएगा 2, ये है 8, 4 प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये होगा कितना 1.8 के अराउंड, तो कितना आएगा 1.8, तो 9 प्लस 8 17 17 18 19 19 अराउंड 19 1.8, तो मान लेते हैं 19 अप्रोक्सीमेटली, दिस इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मास है 2 kg, रेस्ट में है, तो फाइनल माइनस 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली रेस्ट में गिवन है, वी फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.75 3 पॉइंट कैसे 19 डिवाइडेड बाई 2 ना, तो ये 9.25 के अराउंड आएगा, ऑप्शन 1 आई बस समझ में। एरिया फाइंड करना है तो इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिसका तुम्हें एरिया ऐड करना है, ये ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है ना, 19 डिवाइडेड बाई 2 v इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इम्पल्स मोमेंटम का एप्लीकेशन हम देख लेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, in the arrangement shown ends PQ unstretched move downwards with a uniform speed, pulley AB fixed, the mass move upward with a speed। अब ये जो है ये कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है और कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में, कंस्ट्रेंट जो मैं डिस्कस करता हूँ वो काइनेमेटिक्स में डिस्कस करता हूँ, बट ये क्वेश्चन है तो ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि किसी भी ब्लॉक का अगर कंस्ट्रेंट फाइंड करना है तो क्या करना है, टेंशन डॉट वेलोसिटी और टेंशन डॉट एक्सेलरेशन, टेंशन डॉट एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को जीरो कर देना है, समेशन ऑफ टेंशन डॉट एक्सेलरेशन जो है जीरो कर देना है। तो अगर मान लो ये जो है यू से मूव कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि ये एंड और ये एंड किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लिया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे टेंशन सेम है, ये डाउनवर्ड जा रहा है यू से और यहाँ पे टेंशन है अपवर्ड, यहाँ पे यू से यहाँ पे टेंशन अपवर्ड, तो यहाँ पे टी डॉट यू क्या होगा, टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो टी डॉट यू नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी यू, यहाँ पे टी डॉट माइनस टी यू, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में ये चीज मैं बताऊंगा कंस्टेंट, और यहाँ पे टेंशन है, ये टेंशन यहाँ से है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट याद होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ये टी कॉस थीटा, तो 2t कॉस थीटा इंटू वी, तो ये होगा प्लस, हो जाएगा 2t कॉस थीटा इंटू वी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, t कैंसिल आउट हो जाएगा, v इज इक्वल टू u बाई कॉस थीटा, आंसर हो जाएगा u बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चंस हैं, ये कुछ स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करोगे और बाकी ये इक्विलिब्रियम के कोर्सेज हैं, ये स्यूडो फोर्स है, यहाँ पे जो है वेइंग मशीन का क्वेश्चन है, इसको स्यूडो फोर्स से सॉल्व करना है, और
जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बताया था वो फ्री बॉडी डायग्राम जो है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके ये आंसर्स फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 FBD जैसा वो मैन प्लस लिफ्ट वाला बताया था, उससे इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मैट्रिक्स मैच है, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। यहाँ से जो हमने टेंशन वेंशन फाइंड करने के लिए है, 3 ब्लॉक सिस्टम है तो एक्सलेशन फाइंड कर लेंगे सिस्टम का। एक्सलेशन इस डायरेक्शन से 50 है, इस डायरेक्शन से कितना है 40 है। एक साइड नेट पुलिंग फोर्स यहाँ से 50 और यहाँ से 40, तो नेट कितना हो जाएगा 5g माइनस 4g, ये हो जाएगा g डिवाइडेड बाई टोटल मास 5 + 4, तो g/9 हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। तो ये तो सिर्फ एक्सेलरेशन ही पूछा है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका g/9 नेट पुलिंग फोर्स वाले मेथड से। सेम प्लस ये जो बताया था मैन प्लस लिफ्ट वाला, उसका एप्लीकेशन है। तो ये क्वेश्चन को पॉजिटिवली जो है सॉल्व करना है। कुछ इसमें कंस्टेंट के क्वेश्चन होंगे, वो थोड़ा सा डिस्कस करूंगा काइनेमेटिक्स में, तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी सारा जो है तुम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो इसको, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन भाई? सर हाँ बताओ बच्चे। सर क्वेश्चन 28 में टेंशन के कंपोनेंट्स लेकर भी सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन 28, हाँ टेंशन डॉट प्रोडक्ट लेना ना, जो इस एंड पे है, इस एंड की वेलोसिटी है v, टेंशन है ऐसे t और t, तो ये थीटा है, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे टेंशन डॉट वेलोसिटी का। तो ये क्या है डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या है सर टी टी वी कॉस कॉस थीटा। थीटा और टी कॉस थीटा लेने से। हाँ हाँ, तो वही है ना, वही चीज तो है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है a डॉट b क्या होता है ए बी कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो ये हाँ दो सर। टेंशन ऐड कर रहे हैं तो 2t कॉस थीटा। थोड़ा सा वेक्टर आज रिवाइज कर लेना है सबको, एक बार वेक्टर के जो पॉइंट्स हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, कुछ कंफ्यूजन होगा। हाँ बच्चे क्या पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? 29 कोई बोल? 29 वाला है ना हाँ हाँ सर, टू वो जो 19 इक्वल्स टू 2 इंटू v माइनस 0, हाँ v-0। तो v माइनस 5 होगा ना इनिशियल स्पीड, 5 होगा ना, v माइनस 5 ओहो तो हो इनिशियल ओहो हो, हाँ 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 ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, इनिशियल स्पीड 5 है यार, इनिशियल स्पीड 5 है, सॉरी। हाँ हाँ, ये रेस्ट इनिशियली जो है रेस्ट में मुझे क्लिक कर गया, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 नहीं करेंगे, 5 करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हो जाएगा 19/2, तो ये 9 + 5, हाँ 14 गुड गुड। हाँ हाँ, ये इनिशियल स्पीड छूट गई थी, इनिशियल स्पीड जो 0 किया था 5, यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो 9 + 5 हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी। ठीक है, ये एक कैलकुलेशन मिस हो गया था। ठीक है, तो देखो अब हमारा सेशन जो है एंड हो जाएगा। तो आज का होमवर्क है, ये असाइनमेंट कर लेना है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। असाइनमेंट के बाद थोड़े से वेक्टर्स को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि वेक्टर्स का यूज आगे होगा, और बाकी जो इसके डाउट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए असाइनमेंट है, नोट्स जो भी है उसको जो है रीड कर लेना है। सर और नोट्स कहाँ पर मिलेगा? ये वाला नोट्स जो है वो सेंड कर देंगे विबग्योर में, जो है ना वो आप लोग को शेयर कर देंगे, जो भी ग्रुप होगा उनके थ्रू वो शेयर कर देंगे। तो यहाँ से रीड कर सकते हो, इसमें प्रैक्टिस के लिए और भी सारे क्वेश्चंस हैं, उसको कर सकते हो। ठीक है ठीक है, चलो फिर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो। हाँ सर।